गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे एमआरएनए, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम एमआरएनए के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जिसके पहले भी लेक्चर में हम लोगों ने देखे थे, है ना। जनरल हम एमआरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे आज के इस लेक्चर में। तो हम पहले बात करते हैं कि एमआरएनए क्या होता है, ठीक है। तो जो एमआरएनए है पर्टिकुलर, इसके पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एमआरएनए कहते हैं। मीन्स डीएनए की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कॉपी कर दी जाती है एमआरएनए पर, एंड देन एमआरएनए इस फॉर्मेशन का यूज़ करता है, इंफॉर्मेशन का यूज़ करता है एज अ प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, जिससे क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्म होता है एंड एमआरएनए से किसका फॉर्म होता है, प्रोटीन का फॉर्म होता है। और इस प्रकार क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। आज हम एमआरएनए का जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे कि डीएनए से एमआरएनए फॉर्म होता है। तो जैसे एमआरएनए कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड है, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा हुआ है। सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन। देखिए आप लोग, स्ट्रक्चर दिख रहा हुआ है ना। इसे प्रमोटर आरएनए, कोडिंग सीक्वेंस एंड टर्मिनेशन रीजन ऑफ अ जीएनए, मतलब पर्टिकुलर जो एमआरएनए है उसमें 3 साइट्स प्रेजेंट होती है। एक होता है प्रमोटर, एक है हमारा आरएनए कोडिंग सीक्वेंस, एंड नेक्स्ट जो होता है हमारा टर्मिनेशन रीजन, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, जो 5 एंड पे प्रेजेंट है। डीएनए की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो 5 एंड पे प्रेजेंट दिख रहा है आप लोगों को, स्टार्टिंग में हाँ प्रमोटर लिखा हुआ है, एंड जो लास्ट में दिख रहा है 3rd एंड पे, जिसे नॉन टेम्पलेट स्टैंड भी कहते हैं, वो है हमारा टर्मिनेटर। और जो बीच वाला स्थान है उसे कहते हैं हम आरएनए कोडिंग सीक्वेंस। नीचे देखिए, ट्रांसक्रिप्शन इनिटिएशन साइट्स भी कहते हैं। एंड फिर इधर देखिए, जिसे क्या बोला जाता है, अपस्ट्रीम ऑफ जीन। एंड जो इधर जो पर्टिकुलर जो डीएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके 3rd प्राइम पे देखिए यहाँ पे, वहाँ क्या लिखा है, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट्स, जिसे बोला जाता है डाउन स्ट्रीम ऑफ जीन। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है एमआरएनए का, जिसमें 2 साइड पर प्रेजेंट है। एक साइड में देखो कैप लिखा हुआ है 5 एंड पर, सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए का स्ट्रक्चर है, जिसके एक साइड पे देखिए 5 एंड लिखा है और साथ में कैप लिखा हुआ है। और उसके इस साइड वाले स्ट्रक्चर में देखिए 3rd एंड पर, जहाँ पे लिखा है ए, पॉली ए टेल। तो जो एमआरएनए होता है उसका जो 5 एंड है वहाँ पे प्रेजेंट होती है कैप, और जो 3rd एंड होता है उस पर प्रेजेंट होती है पॉली ए टेल। इसे पॉली ए टेल भी कहा जाता है या पॉली एडिनाइलिक एसिड टेल भी कहते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, 200 से 300 एडिनाइलिक एसिड पाए जाते हैं। और जो हमारा कैप होता है, जो प्रेजेंट है हमारा 5 एंड पर, ये हमारा, इसको क्या बोला जाता है, ऐसा इसमें क्या पाया जाता है, इसे हम कैप कहते हैं, जो 5 एंड पर प्रेजेंट है। एंड इसमें मिथिल गोनोसिन ट्राईफॉस्फेट पाया जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, कैप रीजन कहते हैं। इस प्रकार एमआरएनए में 2 रीजन पाए जाते हैं। एक हो गया हमारा 5 एंड पे कैप, एंड 3rd एंड पे क्या प्रेजेंट है, हमारा पॉली ए टेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ 2 रीजन है, एक प्रमोटर है एंड एक टर्मिनेशन है, और बीच वाला जो रीजन है उसे क्या बोलते हैं, आरएनए कोडिंग सीक्वेंस। अब स्ट्रक्चर देख लीजिए, जैसे कि अभी हमने बताया, सबसे 5 एंड पे कैप प्रेजेंट है एंड 3rd एंड पे क्या प्रेजेंट है, हमारा पॉली ए टेल प्रेजेंट है, ठीक है। जिसमें देखिए जो फर्स्ट वाला है इसको हम कैप कहते हैं, है ना। इसमें इफिशिएंसी किसकी होती है, मेथिल गोनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहीं से क्या होता है, प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है। और देखिए इस साइड क्या प्रेजेंट है, पॉली ए टेल साइड प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, पॉली एडिनाइलिक एसिड टेल कहते हैं। इसके ऊपर 200 से 300 एडिनाइलिक एसिड पाए जाते हैं। और बीच वाला जो रीजन है जिसमें लिखा हुआ है CDS, जिसको 3rd नंबर पे प्रेजेंट किया हुआ है, इस पर क्या लिखा हुआ है कि इसे क्या बोला जाता है, कोडिंग सीक्वेंस कहा जाता है, ठीक है। इसके पास कोडान्स पाए जाते हैं। कोडान्स क्या करते हैं, इनके पास जो कोडान्स होते हैं उनके पास 300 एडिनाइलिक एसिड के पास क्या पाए, मतलब जो हमारे कोडान्स होते हैं, है ना, उनके पास क्या होता है, अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब कि इनके पास जो कोडान्स होंगे उनके पास जो अमीनो एसिड पाए जाते हैं, और अमीनो एसिड के पाने का मतलब ये होता है कि अमीनो एसिड
तो रहेंगे, साथ में इनमें क्या प्रेजेंट रहता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है कि कौन से अमीनो एसिड के लिए कौन से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो ये सब किस में प्रेजेंट होते हैं, हमारे कोडिंग रीजन में प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए इसे कहा जाता है कोडिंग रीजन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें दो साइड प्रेजेंट होती है, एक देखिए आप सेकंड नंबर पे देखिए एंड फोर्थ नंबर पे देखिए एंड फिफ्थ नंबर पे देखिए। नेक्स्ट आगे हम स्ट्रक्चर में, फिर स्ट्रक्चर देखिए, इसमें बात आ रही है स्टॉप कोडान की एंड स्टार्ट कोडान की। देखिए आप स्ट्रक्चर में एक जगह लिखा है स्टॉप कोडान और एक जगह लिखा है स्टार्ट कोडान। जो स्टार्ट कोडान होता है उसका नाम होता है AUG, जहाँ से प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है उसे इनिटिएशन कोडान कहते हैं, जहाँ से प्रोटीन की चेन क्या होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, और जो इनिटिएशन कोडान होता है AUG, मतलब जैसे ही AUG कोड आएगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। और जो उसके सामने वाला हिस्सा होता है, जिसको हम स्टार्टिंग कोडान की जो सामने वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं नॉन कोडिंग रीजन। जो बीच में स्पेस है कैप के बाद, कैप और इनिटिएशन कोडान की जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं नॉन कोडिंग रीजन। वहाँ किसी प्रकार की कोडिंग नहीं होती। ठीक है, ये था हमारा इनिटिएशन कोडान, इसको बोलते हैं हम स्टार्टिंग कोडान, जो प्रोसेस को क्या करता है, स्टार्ट करता है। नेक्स्ट आप एंडिंग में देखिए, वहाँ पे लिखा है स्टॉप कोडान, या इसको इसे हम टर्मिनेशन कोडान भी कहते हैं, जो प्रोटीन की चेन को क्या करता है, स्टॉप करता है। जो स्टॉप कोडान होते हैं वो होते हैं UAA, UAG एंड UGA। ये क्या है, हमारे स्टॉप कोडान है। जैसे ही UAA आएगा या फिर UAG आएगा या फिर UGA आएगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, और जो इसके बीच वाला हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं, जो बीच में जो प्रेजेंट है ना उसे क्या कहते हैं, कोडिंग रीजन कहते हैं। देखिए जैसे कि आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रहा हुआ है, mRNA टेम्पलेट की तरह वर्क करता है या फिर गाइड की तरह वर्क करता है कि प्रोटीन चेन का निर्माण हो जाएगा। mRNA पर टेम्पलेट पर क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन से DNA से क्या बनता है, mRNA बनता है, और mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, यूकेरियोटिक में DNA से डायरेक्ट mRNA नहीं बनता है, क्योंकि mRNA के फॉर्म होने से पहले क्या बनता है, HNRNA बनता है। HNRNA का फुल नेम होता है हेटेरोजीनस न्यूक्लियर RNA, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, विषमांगी RNA कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, mRNA का निर्माण होता है, जो कह सकता है मैच्योर फॉर्म में होता है। HNRNA को विषमांगी RNA भी कहते हैं। HNRNA को RNA का प्रिकर्सर कहा जाता है। अब RNA का प्रिकर्सर करते हैं मतलब इसके दो रीज़न होते हैं, है ना। HNRNA में क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है कि इसमें दो प्रकार के सेगमेंट्स पाए जाते हैं। एक होता है हमारा एक्सॉन और एक होता है हमारा इंट्रॉन, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा हुआ है। एक जगह एक्सॉन लिखा हुआ है, एक जगह इंट्रॉन लिखा हुआ है। तो फर्स्ट बात करते हैं एक्सॉन की। जो एक्सॉन है वो एक्सप्रेस सीक्वेंस पाया जाता है। जो एक्सॉन है ना उसके पास क्या होता है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस पाए जाते हैं। साथ में इसमें क्या होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, जिस भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होना होता है या फिर जिस भी अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होना होता है उसकी इन्फॉर्मेशन एक्सॉन के पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसका विपरीत होता है इंट्रॉन। ठीक है, इससे जो इंट्रॉन है इसके पास इंटरविनिंग सीक्वेंस पाए जाते हैं और इसके पास किसी प्रकार की भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार क्या होता है, एक साइड एक्सॉन होता है, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा हुआ है। अगर एक्सॉन प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस कर रहा है तो इंट्रॉन प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर रहा है। एक्सॉन के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, इंट्रॉन के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसीलिए हमको क्या करना होता है, इंट्रॉन को हटाना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इस HNRNA को क्या कहा जाता है, स्प्लिट जीन भी कहा जाता है। HNRNA को जो हमारे साइंटिस्ट है, फिल्म वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस HNRNA के बारे में बताया था और इन्हीं ने इसको क्या बोला था, स्प्लिट जीन कहा था। उन्होंने इस इंट्रॉन को अब क्या करेंगे, एक्सॉन के बाद इंट्रॉन, एक्सॉन के बाद इंट्रॉन, उस कंडीशन में क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएंगी यूकेरियोटिक सेल्स में। इसीलिए इंट्रॉन्स को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, RNA स्प्लिसिंग कहा जाती है, जिसमें से इंट्रॉन को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जैसे ही इंट्रॉन हट जाएगा, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, एक्सॉन के बाद इंट्रॉन है, एक्सॉन के बाद इंट्रॉन है, तो उसमें से अगर इंट्रॉन को हटा दिया जाए तो एक्सॉन 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 हो जाएगा। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक एक्सॉन से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दूसरे एक्सॉन में जाएंगी, दूसरे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दूसरे एक्सॉन से किसके पास जाएंगी, तीसरे एक्सॉन के बीच में जाएंगी। इसीलिए क्या किया जाता है, इंट्रॉन को उसमें से हटा दिया जाता है, स्प्लिसिंग कर दी जाती है, काट दिया जाता है वहाँ से, तो जिससे क्या होता है, इंट्रॉन रिमूव हो जाता है।
और जैसे ही इंट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो इस प्रकार क्या होता है, एक मैच्योर आरएनए का फॉर्म होता है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग एमआरएनए कहते हैं, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा। ये स्ट्रक्चर में देखो आप दिख रहा है यहाँ पे इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन। इंट्रॉन को काट दिया जाए तो एक्सॉन एक्सॉन क्या हो जाएंगे। इस प्रकार क्या होता है, जो यूकेरियोटिक सेल है उसमें पहले प्री एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है एंड देन फिर एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रकार डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्म होता है।